हेलो एवरीवन, मैं सर्वज्ञ अग्रवाल टीम विदिक वर्ष से आज आप सभी को प्रपोजल और ऑफर कोर सब्जेक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर पढ़ाने जा रहा हूं। तो हमने वीडियो 1 में लेक्चर 1 में बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी थी, जिसमें हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जो बेसिक टर्म्स होते हैं लाइक प्रपोजल, व्हाट इज प्रपोजल, कंसिडरेशन, प्रपोजर, प्रपोजी, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हुए मेनली 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रपोजल। हम डीप में जानेंगे कि प्रपोजल आखिरकार होता क्या है, कौन से सेक्शंस डील करते हैं, और फिर कैसे प्रपोजल से जब एक्सेप्टेंस होता है तो हमारे प्रॉमिस फॉर्म होता है, इन सब बारे में बात करेंगे। दूसरा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज वेरी नेसेसरी, इज लाइक द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो बहुत जरूरी होता है, ये देखा जाता है कि इंटेंशन था भी या नहीं था दोनों पार्टीज का, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और अंत तक आते आते हम कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल को भी जानेंगे कि प्रपोजल तो हुआ, क्या उसे कम्युनिकेट किया गया, किस द्वारा किया गया, नहीं किया गया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ, इन सब बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रपोजल। तो जैसे कि मैंने कहा, इट लाइज एट द वेरी रूट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. It has been defined in Section 2B of the Indian Contract Act 1872, and it is defined as when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. जैसे कि पिछले वीडियो में जो एग्जाम्पल था वही यहां कंटिन्यू करते हैं। मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, व्हेन वन पर्सन मी सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, मैं आपको कह रहा हूं मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है। हिज विलिंगनेस टू डू, माई विलिंगनेस टू सेल माई कार, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यहां वो केस नहीं आ रहा है। विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, मैं किस लिए आपको ऑफर दे रहा हूं? आपके एसेंट के लिए, कि मैं चाहता हूं कि आप वो खरीदें, आपका एसेंट चाहता हूं मैं उसमें। of that other to such act or abstinence, act of purchasing the car, my act of selling, your act of purchasing, he said to make a proposal. I am making a proposal by saying मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं with my mindset कि आप उसे खरीदेंगे। ठीक है। फिर मैंने वहां आपको 3 मैथमेटिकल इक्वेशन समझाई थी, मतलब 3 इक्वेशंस फॉर्म करी थी। तो सबसे पहले था प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, करेक्ट। सेकंड था ऐसे ही, थर्ड था। अगर आपको याद नहीं है, अगर आपने नोट की थी, उन्हें रिवाइज कीजिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि 3 इक्वेशंस क्या हैं, फर्स्ट वीडियो में जाइए, उन्हें ध्यान से देखिए, उन्हें कहीं नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो उसी में मैंने आपको समझाया था अच्छे से कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, सेक्शन 2H उसे कैसे डिफाइन करता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है। जो थर्ड इक्वेशन थी उसके लास्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, तो आपको याद आ जाएगा। फिर प्रॉमिस, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, वेरी सिंपल। तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ जानने की आपको अभी के लिए जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम केस लॉज भी पढ़ेंगे कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे केस लेके चलिए कि मैं है और मेरा भाई है। मैं उससे कहता हूं कि भैया आज शाम को मूवी देखने चलेंगे। ठीक है, उसने कहा हाँ छोटे चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शाम हुई, मैं इंतजार में बैठा हूं कि भैया आएगा, मूवी देखने जाएंगे। हम मूवी देखने नहीं गए, उसके कारण वो नहीं आया टाइम पे, जो भी रहा, हम मूवी देखने नहीं जा पाए। तो क्या मैं उसे कोर्ट में ले जा सकता हूं और कह सकता हूं कि भाई इसने मेरे से वादा किया था, देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस, कैन आई यूज द टर्म कॉन्ट्रैक्ट, देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस टू गो एंड वॉच ए मूवी टुगेदर, एंड ही हैज नॉट डन हिज पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो आई वांट टू सू हिम। ऐसा हो सकता है क्या? इसी बात को जानने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो द टेस्ट टू जज द इंटेंशन इज एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड नॉट ए सब्जेक्टिव वन. The intention at the time of making the proposal is what is material. उस समय क्या इंटेंशन था, क्या जब मैं भैया से पूछ रहा था कि मेरे साथ मूवी देखने चलेगा क्या, तो उस समय क्या मेरे मन में ये था कि अगर ये नहीं चला, इसने वादा कर लिया और उसके बाद नहीं चला, तो मैं इसे कोर्ट तक घसीट के लेके जाऊंगा? नहीं, शायद नहीं, ऐसा नहीं था। वहीं अगर मैं एक राइटिंग में ले लेता कि भाई इस तारीख को इतने बजे वाला शो भैया मेरे साथ देखने चलेगा और नहीं गया तो वो मुझे इतने मतलब डैमेजेस पे करेगा, तो शायद केस अलग होता, लेकिन ऐसा नहीं होता ना नॉर्मली। तो एग्जाम्पल भी मैंने लिख रखे हैं। एग्जाम्पल, इन एन अग्रीमेंट टू गो फॉर ए वॉक, टू गो टू ए मूवी एक्सेट्रा, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। तो इसके अब हमारे जो लैंडमार्क केसेस हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो केस है बालफोर वर्सेस बालफोर।
पति पत्नी का केस है। पति पत्नी घूमने गए बाहर, ठीक है। तो वहां जब उन्हें लौटना था तो पत्नी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। तो पति को लेकिन अपने काम के कारण वापस आना था। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि पत्नी नहीं ट्रैवल कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पति ने अपनी पत्नी से कहा कि भाई देखो, मैं तुम्हें हर महीने 30 पाउंड भेजता रहा करूंगा, जिससे तुम अपने आप को मेंटेन कर पाओ ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, ठीक है। जब तक वो इंग्लैंड में है, मैं जब तक तुम इंग्लैंड में हो, मैं तब तक तुम्हें 30 पाउंड हर महीने भेजता रहा करूंगा, क्योंकि तुम बीमार हो उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। फिर उसने कुछ महीने तक पैसे भेजे, बाद में उन दोनों में कुछ डिफरेंसेस अराइज हुए और द हस्बैंड फेल टू सेंड द मनी एंड द वाइफ सूट फॉर द सेम। तो क्या हुआ होगा, है ना। तो जजमेंट ये आया कि द अग्रीमेंट इन दिस केस, इन द केस ऑफ बालफोर वर्सेस बालफोर, द अग्रीमेंट वाज नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप. There are certain agreements which are not contracts in the legal sense. There are certain agreements which are not contracts in the legal sense. With an agreement to go for a walk, etc. नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं ना, सोसाइटी में जो क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, तो उनमें ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उन्होंने कभी ये इंटेंट किया ही नहीं होगा कि अगर ये फुलफिल ना हो तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करें वो लोग। नॉर्मली ये प्रिजम्पशन है, इट्स नॉट द जनरल रूल। लेकिन ये मतलब ऐसा हमेशा नहीं है कि हस्बैंड एंड वाइफ कभी भी आ ही नहीं सकते हैं एक लीगल रिलेशनशिप में, आ सकते हैं, लेकिन जनरली ये माना जाता है कि वो नहीं आएंगे अगर ऐसी कोई बातें होती हैं तो। अब इस केस में तो हमने पति पत्नी की बात करी, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, करेक्ट। फिर इस क्लोज रिलेशनशिप को आगे भी एक्सटेंड किया गया एक बेटे बेटे, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, एक माँ बेटी के केस में भी, जो केस है जॉन्स वर्सेस पेडवेटेन। तो इस केस में क्या हुआ, मिसेस जोन्स जो थी, उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि भाई तू अपनी जॉब छोड़ के, वॉशिंगटन में एक वेल पेइंग जॉब थी उसकी बेटी के पास, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें मंथली अलाउंस दूंगी और तुम लॉ में एनरोल कर लो, ठीक है, तुम लॉ पढ़ लो यहाँ के। तो बेटी ने कहा ओके मैं कर लेती हूँ, बेटी आ गई। तो तभी मिसेस जोन्स ने घर खरीद लिया इंग्लैंड में, उसका एक पार्ट भाड़े पे चढ़ा दिया और जो दूसरा पार्ट था वो बेटी को दे दिया। तो जो जिस पार्ट से भाड़ा आता था, रेंट आता था, तो वो बेटी को एज एन अलाउंस दे दिया करती थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में उन दोनों के बीच में थोड़े घिटपिट चालू हुई। देन मिसेस जोन्स सूड हर डॉटर फॉर एविक्शन. Then the daughter contended that on account of her promise, on account of my mother's promise, I came here after leaving my well-paying job. Now she is legally bound to pay the allowance till I complete my study. जब तक मेरा लॉ पूरा नहीं होता है तो मुझे पैसे दोगी, क्योंकि मैं अपनी वेल पेइंग जॉब छोड़ के आई हूं तुम्हारे पास। तो अब कोर्ट ने क्या कहा होगा, कोर्ट ने कहा द कॉन्ट्रैक्ट हैड नॉट बीन रिड्यूस्ड टू राइटिंग, nor the duration for which she was to be maintained had been mentioned. भाई तुमने कहीं ना लिखा कि ऐसा ऐसा मैं मेंटेन करूंगी ना। अब ऐसा अगर तुम 10 साल तक फेल ही होती, नहीं 10 साल तक तुम्हारा लॉ ही पूरा नहीं हुआ, तो वो 10 साल तक मेंटेन थोड़ी ना करेंगी तुम्हें। तो यहां भी ये कहा गया था कि नो इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप कुड बी इंप्लाइड। However, एक बात जो मैंने पिछले उसमें बताई आपको, पिछली स्लाइड में, however there is nothing that prevents persons in close relationships from entering into a legal relationship. क्लोज रिलेशनशिप वाले लोग आ सकते हैं लीगल रिलेशनशिप में। उसका एक केस पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट केस, मेरिट वर्सेस मेरिट। तो अभी हमने केस पढ़ा पति पत्नी का, बालफोर वर्सेस बालफोर, जहां ये कहा गया कि नहीं, देयर वाज नो इंटेंशन। फिर हमने माँ बेटी का केस पढ़ा, नो इंटेंशन। अब हम मेरिट वर्सेस मेरिट पढ़ेंगे, जहां अगेन एक हस्बैंड एंड वाइफ का केस है, लेकिन जहां ठहराया गया था कि नहीं, देयर वाज एन इंटेंशन। क्यों, अब अंतर क्या था मैं बताता हूं। बालफोर वर्सेस बालफोर और मेरिट वर्सेस मेरिट में अंतर ये था कि मेरिट वर्सेस मेरिट में क्या हुआ था, मैं पहले आपको एक ब्रीफ में फैक्ट्स दे देता हूं। हस्बैंड एंड वाइफ थे, जॉइंट ओनर्स थे हाउस के, और वो मोर्टगेज पे था वो हाउस, ठीक है। तो हस्बैंड जो है थर्ड पर्सन के साथ, मतलब एक दूसरी औरत के साथ रहने चला गया, और उसने कॉन्ट्रैक्ट, एक नोट था उसे साइन कर दिया और लिख दिया उस पर कि भाई ठीक है, मैं पूरा का पूरा, जो हम मतलब हम जॉइंट ओनर्स थे ना अभी पति पत्नी, मैं पूरा पत्नी के नाम कर दूंगा, अगर वो जो बाकी बचे हुए बकाया ड्यूज हैं वो पे कर देती है तो हाउस उसके नाम हो जाएगा, मैं अपनी ओनरशिप छोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहां एक इंटेंशन माना गया था। क्यों, बालफोर वर्सेस बालफोर में कहीं लिखित नहीं था, क्योंकि वो बीमार थी, उसने कहा चलो मैं दे दूंगा तुम्हें पैसे, लेकिन यहां सब कुछ साइंड था, एक नोट पे सब कुछ मेंशन्ड था, कंडीशंस थी कि भाई तुम पे कर देना, मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये अंतर था। वहां भी हस्बैंड एंड वाइफ, वहां भी, यहां भी हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन अंतर क्या था, वहां इंटेंशन नहीं पाया गया था, जबकि यहां मेरिट वर्सेस मेरिट में एक इंटेंशन पाया गया था, इसलिए एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था। ऐसा ही केस है मैकग्रेगोर वर्सेस मैकग्रेगोर, जो कि आपको पढ़ना होगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
बहुत इजी केस है, समझ आ जाएगा और जरूर पढ़िएगा ये केस पे। तो आखिर में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टेस्ट है टू चेक की लीगल की इंटेंशन था या नहीं था, वो 3 है। सबसे पहले इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप, ये हमें पता है। इंटेंशन पता लगाना पड़ेगा। कैसे पता लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, फैक्ट्स देखने पड़ेंगे हर केस में। अब बीवी और पति बालफोर वर्सेस बालफोर में भी थे, मेरिट वर्सेस मेरिट में भी थे। अब जनरल तो है नहीं ना कि पति पत्नी है तो नो लीगल रिलेशनशिप, नहीं। इंटेंशन देखा गया था, क्या इंटेंशन है पार्टीज का, नहीं था। और कब का इंटेंशन देखा जाएगा? इंटेंशन एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट इज एसेंशियल। जब अग्रीमेंट में आ रहे हैं वो, तब आप उनका इंटेंशन देखेंगे। तो होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, वी हैव कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। तो मैं आज गाड़ी बेचना चाहता हूं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल, अगेन पहले से शुरुआत से मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, बिल्कुल रट जाना चाहिए आपको ये। मैं गाड़ी बेचना चाहता हूं। आज मैंने मन में सोच लिया कि हाँ ठीक है, मैं गाड़ी बेचूंगा। मैंने किसी को बताया ही नहीं, मैंने किसी को बताया ही नहीं, ना कहीं पोस्टर लगाया, ना किसी अपने दोस्त को बताया इस इंटेंशन से कि वो एक्सेप्टेंस देगा। तो क्या वो एक ऑफर हुआ? मतलब ऑफर तो हुआ शायद, शायद अगेन, तो क्या कभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? यही पढ़ेंगे हम सेक्शन 2B से। तो सेक्शन 2B क्या कहता है? अ प्रपोजल when accepted becomes a promise. Equation number 1, proposal plus acceptance equals to promise. Simple. Thus, acceptance of proposal is must in order to constitute a promise. Correct. Proposal है, उसके साथ जब acceptance होगा तो promise होगा। Correct. और acceptance कब होगा? जब proposal communicate किया जाएगा। आप समझे? सेक्शन 2B को अगर नैरो डाउन करते जाएं, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। करेक्ट। प्रपोजल है, उसे प्रॉमिस में बनाने के लिए क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैसे आएगा? जब मैं उस प्रपोजल को कम्युनिकेट करूंगा। जब तक मैं किसी दूसरे बंदे को बताऊंगा नहीं कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं, क्या वो तब तक एक्सेप्टेंस दे पाएगा? जब तक वो एक्सेप्टेंस देगा ही नहीं, तब तक वो प्रॉमिस बनेगा ही नहीं, और आगे वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा कैसे? इसलिए सिंपल सेक्शन 2B से हमें पता चलता है दैट ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। Section 2B uses the word signifies with respect to the proposer. Section 2B uses the word signifies with respect to the proposer. Very important point. Signifies means a communication by some mode of communication for an offer can be accepted only when it comes to the knowledge of the proposee. When it comes to the knowledge of the proposee. मैंने आज एक लेटर से प्रपोज किया बी को कि मैं अपना गाड़ी इतने प्राइस पे बेचना चाहता हूं। तो वो ऑफर कब पूरा होगा? वो ऑफर तब पूरा होगा जब बी के पास वो लेटर पहुंच जाता है, जब उसे जानकारी मिल जाएगी कि मैंने एक ऑफर बनाया है उसके लिए, जिससे वो उसे एक्सेप्ट करे, इस दिमाग के साथ कि वो उसे एक्सेप्ट चाहता हूं, मैं उसका एसेंट चाहता हूं उसमें। ठीक है, तभी तो वो जो कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर है वो कंप्लीट होगा। ये हमने लेटर की बात करी। अब एक ईमेल ले लीजिए, जब तक दूसरे बंदे के पास ईमेल पहुंचेगा नहीं जिसमें मैंने एक ऑफर बना रखा है, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो प्रॉमिस कैसे बनेगा? तो इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड प्रपोजल, द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल मस्ट बी कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजी, अगेंस्ट द प्रपोजी। अब यहां मुझे ये अंतर बताने की जरूरत नहीं है कि प्रपोजर कौन होता है, प्रपोजी कौन होता है, क्योंकि वो पिछले वीडियो में हम डील कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि हु इज अ प्रपोजर, हु इज अ प्रपोजी, और नहीं पता है, प्लीज गो टू लेक्चर 1, प्लीज गो टू वीडियो 1 एंड गो थ्रू इट। आगे बढ़ते हैं। तो एक्टिंग इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर डज नॉट अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम। एक्टिंग इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर डज नॉट अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम। अब ये थोड़ा लग रहा होगा कि क्या बात हो रही है, केस समझते हैं। ठीक है, लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, लैंडमार्क केस, बिल्कुल रटा होना चाहिए मुंह जबानी। ठीक है, क्या हुआ था इस केस में? एक आदमी था, उसका भतीजा खो गया। ठीक है, उसका भतीजा खो गया तो उसने अपने नौकर को काम पे लगा दिया कि भाई जाओ मेरा भतीजा ढूंढ के लाओ। नौकर चला गया, नौकर जा चुका है। उसके बाद जो वो आदमी था उसने पैम्फलेट छपाया, फिर मतलब एक ऑफर डाला कि भाई ऐसे ऐसे जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 501 रुपए का इनाम दूंगा। ठीक है, नौकर जा चुका है, उसके बाद ही ऑफर आया है। नौकर को नहीं पता है ऐसा कोई ऑफर आया है। ठीक है, नौकर जाता है, बेटा ढूंढ के ले आता है। वो भतीजा ढूंढ लाता है नौकर, और अपने मालिक को जाके दे देता है। जब वो दे देता है तब उसे पता चलता है कि मेरे मालिक ने तो ऐसे के नाम भी घोषित किया था यार, 501 रुपए का सवाल है। फिर वो कहता है कि भाई मुझे 501 रुपए चाहिए, मैं आपका भतीजा ढूंढ के लाया हूं। कोर्ट चले जाता है, मालिक ने क्योंकि मना कर दिया कि नहीं, तो वो कोर्ट चले जाते हैं। तो कोर्ट ने क्या कहा? सिंस ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ द प्रपोजल, क्योंकि नौकर को पता ही नहीं था कि कोई ऐसा ऑफर भी हो रखा है,
द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल हैड नॉट बीन कंप्लीटेड। तो प्रपोजल तो कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं ना, कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल हैड नॉट बीन कंप्लीटेड एंड हेंस देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ अदर कंडीशंस वर सैटिस्फाइड। क्योंकि ऑफर कभी कम्युनिकेट हुआ ही नहीं नौकर तक, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनने की बात आ ही कैसे सकती है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनने की बात आएगी ही नहीं। दैट्स व्हाई हिज क्लेम फेल्ड। Thus, a mere intention to communicate is not sufficient. There has to be an external manifestation of the same by way of some act or omission. By way of some act or omission. दूसरे तक बताना भी जरूरी है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि acting in ignorance of the offer does not amount to the acceptance of the same. Correct? आगे बढ़ते हैं। The intention of such act or omission has to be communicated. Has to communicate the proposal or the effect of such act or omission should be the communication of the proposal. ठीक है, अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे गाड़ी बेचनी है अगेन, ठीक है, तो मैं पर्सन ए को, मैं शांत रहता हूं, फिर मैं ए को बता देता हूं कि यार मुझे गाड़ी बेचनी है अपनी, ठीक है, मैंने ए को बताया है, ए ने बी को बता दिया कि ऐसे ऐसे सर्वज्ञा को गाड़ी बेचनी है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या एक ट्रायंगल सा फॉर्म हो रहा है। तो मैंने क्योंकि ए को बताया है, तो हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर पूरा हो गया है। द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द प्रपोजी। तो ए तक वो ऑफर पहुंच चुका है मेरे द्वारा, ठीक है। अब क्योंकि ए ने बी को बताया है और बी वो अगर गाड़ी खरीदने आता है मेरे से, तो हम दोनों के बीच में कभी कोई कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर कंप्लीट हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने तो उसे नहीं बताया। अब इसमें दूसरा केस क्या लगता है, हो सकता है कि मैंने ए को इसी इंटेंशन से बताया हो कि ए बी को बताएगा कि सर्वज्ञ गाड़ी बेचना चाहता है। अगर मेरा ऐसा इंटेंशन होता तो हम दोनों के बीच का कम्युनिकेशन पूरा होता, तो हमारे बीच का कम्युनिकेशन पूरा होता। इफ ए पर्सन हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर, अभी हम ब्रैकेट में अलग अलग वो लिखे हैं कि स्पेसिफिक ऑफर्स, जनरल ऑफर्स, इन्हें अभी के लिए भूल जाइए, अगली वीडियो में हम इनसे डील करेंगे। आगे पढ़ते हैं। If a person has the knowledge of the offer, his acting in accordance with the terms thereof amounts to the acceptance of the same. In such a case, it is a material that at the time of accepting the offer, the acceptor does not intend to claim the award mentioned in the offer. अब वापस लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त केस को रिवाइज करते हैं। मानिए वहां नौकर को पता होता कि ऐसे ऐसे एक मेरे मालिक ने इनाम घोषित किया है, उसके बाद वो ढूंढने जाता अपने भतीजे को, उसके भतीजे को, मालिक के भतीजे को, लेकिन क्योंकि वहां वो उसका काम करता था, थोड़े फैक्ट्स बदलते हैं। लेट्स से हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसा सोचते हैं कि मानिए वो जो नौकर था उसका उसके भतीजे के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो गया था, क्योंकि वो बहुत सालों से वहां काम करता। तो उसने कहा कि नहीं यार, वो मैं इनाम क्यों लूंगा, मेरा बेटा है, मेरे बेटे की तरह मैंने उसे पाला बढ़ाया, पाला पोसा है, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा, और तो मैं इनाम नहीं लूंगा अपने मालिक से, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है। वो ढूंढ के ले आया, उसने अपने मालिक को सौंप दिया, मालिक ने कहा, फिर इनाम की बारी आई, उसने कहा, तो उसके मन में क्या था, मैं इनाम नहीं लूंगा, ठीक है। उसने 10 दिन बाद लेकिन वो कहता है कि मुझे इनाम चाहिए, तो क्या उसे मिल सकता है? सिमिलर फैक्ट्स के साथ ये केस जो हमने लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के, मैंने केस थोड़े से बदले, सिमिलर केस आया था विलियम वर्सेस कार्वरडाइन। तो विलियम वर्सेस कार्वरडाइन में क्या हुआ था कि जो कोई एक मर्डरर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता था पुलिस को, उसे इनाम मिल जाता। तो टू ईज हर कंसाइंस, वन लेडी gave the information to the police about the murderer, to ease her conscience, again to ease her conscience but not to claim the reward, ठीक है। उसने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसने कहा कि रिवॉर्ड, मतलब उसे रिवॉर्ड नहीं चाहिए था, उसका इंटेंशन क्या था, रिवॉर्ड नहीं चाहिए, लेकिन बाद में उसने कहा मुझे रिवॉर्ड चाहिए, तो क्या उसे मिल सकता है? तो इट वॉज हेल्ड इन दिस केस दैट सिंस द एक्सेप्टेंस हैड बीन मेड विद द नॉलेज ऑफ द ऑफर। एक्सेप्टेंस कैसे बना था? बाय देखिए पिछली साइड में क्या लिखा था, एक्सेप्टेंस कैसे होता है, एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स, एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स। यहां टर्म्स क्या थे, जो कोई जानकारी दे देगा तो उसने उसके मुताबिक ही काम किया, तो एक्सेप्टेंस हो गया। द एक्सेप्टेंस हैड बीन मेड विद द नॉलेज ऑफ द ऑफर, देयर वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर शी वाज एंटाइटल्ड टू क्लेम द रिवॉर्ड। उसे पैसे मिल जाएंगे क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस था। एक्सेप्टेंस कैसे था, जो टर्म्स दे रखे थे उसने उसके मुताबिक ही काम किया, ठीक है। तो हमने 2 केस पढ़े कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर में, लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, विलियम वर्सेस कार्वरडाइन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अब हम वीडियो के अंत तक आ चुके हैं, तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या है। सबसे पहले पढ़ा हमने प्रपोजल क्या है, ऑफर क्या है, सेक्शन 2B जाना, बेसिक पढ़े, 3 मैथमेटिकल इक्वेशंस, अगेन अगर आपको याद है वेरी गुड, नहीं याद है अभी लिख लीजिए कहीं और उन्हें याद कर लीजिए। फिर हमने आगे पढ़ा दूसरा टॉपिक,
व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटेंशन ऑफ पीपल एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। उसमें हमने लैंडमार्क केसेस पढ़े, सबसे पहले बालफोर वर्सेस बालफोर पढ़ा, उसके बाद माँ बेटी का केस पढ़ा, जोन्स मिसेस जोन्स का केस पढ़ा, फिर हमने मेरिट वर्सेस मेरिट पढ़ा, और मैकग्रेगोर वर्सेस मैकग्रेगोर आप खुद पढ़ेंगे, और अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर हमने देखा कि इंटेंशन जानने के लिए क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, टेस्ट ऑब्जेक्टिव होता है या टेस्ट सब्जेक्टिव होता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। फिर हम अपने आखिरी टॉपिक पे आए आज की वीडियो के, जो था एक वैलिड कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर, कि कैसे ऑफर कम्युनिकेट किया जाता है, क्या उसका कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, कौन से सेक्शन से डील करता है, कौन से सेक्शन में लिखा है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। फिर हमने लैंडमार्क केसेस पढ़े, अगेन उसके 2 केसेस पढ़े, लालमान शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, विलियम वर्सेस कार्बरडाइन। इसी के साथ हम अपने वीडियो के अंत तक आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एट वैदिक वर्स फॉर मोर सच कंटेंट। आशा करता हूं आपको कुछ समझ आया होगा सभी कुछ। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन हो, कोई रिकमेंडेशन हो, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो जो आप चाहते हो पढ़ना, प्लीज मेल अस एट vidicverse@gmail.com, या फिर आप हमें हमारे इंस्टा हैंडल पे भी रीच आउट कर सकते हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच वंस अगेन।